हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम जेनेटिक्स के अंदर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपको मस्ट करके जाने चाहिए एग्ज़ाम से पहले। तो पहला क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम का। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसको पहले डिस्कस करते हैं। अपने पता बेसिक लाइफ में थोड़ा थोड़ा हर एक टॉपिक के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपको पेपर में मिनिमम 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसको आप लिख सकते हो। तो पहला है डाउन सिंड्रोम, जिसको अपने मोंगोलिज्म बोलते हैं। इसमें आपको बेसिकली डाउन सिंड्रोम जो डिज़ीज़ होती है उसमें आपको बेसिकली फिजिकल कैरेक्टर अगर आपको पता है तो आप इस डिज़ीज़ को ईजिली लिख पाओगे। बेसिकली आपको पता होगा कि जो 21st क्रोमोसोम है उस पर जब ट्राइसोमी हो जाती है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, उसको अपने डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। अब इसकी थोड़ी फिजिकल अपीयरेंस देख लेते हैं कि अगर कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम का पैदा होता है तो उसमें क्या फीचर्स दिखते हैं। तो सबसे पहले तो उसके अंदर सिंगल पाम क्रीज दिखेगी। ये देखो आप, उसमें क्या मिलेगा अपने को, जो उसका पाम होगा, हथेली होगी, उसमें अपने को सिंगल क्रीज मिलेगी। दूसरा, उसके जो ऐसे देखो हैंड्स है, उंगलियां है, वो छोटी छोटी होंगी। प्लस जो बच्चे की आंखें हैं वो देखो थोड़ी सी स्लैंट है, तिरछी है ऐसे करके एंगल से। और उसकी जो आंखों का जो लेवल है बैकग्राउंड करने में, तो उसके जो ईयर्स होंगे वो थोड़ा नीचे होंगे इस लेवल से। इसके अलावा उसकी जो ईयर्स हैं वो स्मॉल्स होंगे, माउथ भी उस बच्चे का स्मॉल होगा, नोज़ भी, और जो उसका फेस देख रहे हो आप वो फ्लैट होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो है अपना टॉयज़ के अंदर जो फर्स्ट टॉयज़ होते हैं, दो अंगूठा और जो ये पहली उंगली, उसके बीच में गैप देखो ज़्यादा होगा नॉर्मल बच्चे कंपैरिजन में। तो ये डाउन सिंड्रोम के बच्चे में कुछ फीचर्स अपने को देखने को मिलते हैं। ये आपको मस्ट लिखने हैं पेपर में। इसके बाद अगर बात करें तो डाउन सिंड्रोम का डायग्नोस अपने कैसे करते हैं, तो एमनियोसेंटेसिस के थ्रू। ये जो आप प्रीनेटल टेस्टिंग डायग्नोस आगे अपने डिस्कस करेंगे, उसमें सारी टेक्निक्स आती है, एमनियोसेंटेसिस, क्रोनिक विलाई सैम्पलिंग, ट्रिपल टेस्ट। तो अब डाउन सिंड्रोम के बच्चे में जब अपने माँ का सैंपल लेते हैं तो उस टेस्ट को अपने बोलते हैं ट्रिपल टेस्ट। इसमें अपने 3 चीज़ें देखते हैं, अल्फा फिटोप्रोटीन, एस्ट्रायोल और एससीजी का लेवल, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो जो अल्फा फिटोप्रोटीन है और एस्ट्रायोल का लेवल है वो डाउन सिंड्रोम में लो मिलेगा, जबकि एससीजी लेवल जो है वो नॉर्मल मिलेगा। तो ये डाउन सिंड्रोम में लिखना है। नेक्स्ट अपने डिजीज़ पढ़ रहे हैं वो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें देखो, ये जो हमारी न्यूरल ट्यूब है, ये जो न्यूरल फोल्ड्स बनते हैं, ये जब अच्छे से क्लोज नहीं हो पाते उसको अपने न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं। एक तो अपनी जो क्रेनियल साइड होती है जहाँ पे अपना ब्रेन बनता है, और एक जो इसकी लास्ट वाली साइड होती है जहाँ पे स्पाइनल कोड होती है, जब ये नहीं बन पाती तो उसको अपने क्रेनियल यहाँ पे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोल रहे हैं। जिसमें न्यूरल ट्यूब क्या हो रहा है, अच्छे से क्लोज नहीं हो पा रहा। ये जनरली 24 में या 25 में 26वें दिन के आसपास, 24, 25, 26वें दिन के आसपास ये क्या होती है, क्लोज होती है। जब ये नहीं हो पाएंगी तो बच्चे को कौन सी बीमारी हो जाएगी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पैदा हो जाएगा। जनरली होता है विटामिन B9 की कमी से, फोलिक एसिड की कमी हो जाती है अगर मदर को, तो उसमें हायर रिस्क बढ़ जाता है किसका, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का। वैसे इसको और भी रीजंस होते हैं लेकिन मेनली तो यही रहता है। इसमें जो पहली कंडीशन आपको दिख रही होगी वो है एनएनसेफेली। इसमें देखो बच्चे का जो ब्रेन है वो डेवलप ही नहीं हुआ, तो बच्चे में ब्रेन एब्सेंट है। इसके अलावा दूसरी आपको कंडीशन देखने को मिल सकती है एनसेफेलोफील। एनसेफेलोसील में क्या होगा, जो ब्रेन है उसके बाहर देखो आपको ये कवरिंग निकली हुई अलग से पार्ट दिखाई देगा, ब्रेन का जो पार्ट है वो बाहर निकला हुआ है। इसमें मेनिंजोसील, मायोमेनिंजोसील आती है। तो मेनिंगोसील में क्या हो रहा है, जो मेनिंजेस है सिर्फ वही बाहर आती है, और मेनिंगो मायोसील में क्या हो रहा है, मेनिंजेस के साथ साथ ब्रेन के जो टिश्यूज़ होते हैं, नर्वस टिश्यू, वो भी बाहर आ जाते हैं। इसी तरह से अपना स्पाइना बाइफिडा, और जो स्पाइनल कोड में ऐसा कुछ हो जाए, स्पाइनल कोड में देखो बच्चे में बाहर आ रहा है, तो उसमें अपने बोलेंगे स्पाइना फिडा। ये है ओपन स्पाइना बाइफिडा और एक होता है क्लोज स्पाइना बाइफिडा। ये 2 तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का मतलब होता है डिफेक्टिव क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब लिविंग सम ओपनिंग थ्रू द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। जब अपने एम्ब्रियोलॉजी में चलते हैं तब इसमें बताया कि न्यूरल जो ट्यूब है वो रोल होके न्यूरल प्लेट पहले न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन करती है। ये तुम्हारी न्यूरल ट्यूब है। ये जनरली 24वें 25वें दिन और 26वें दिन क्लोज होती है। जो ऊपर वाला पार्ट है वो लगभग 24-25वें दिन, और जो नीचे वाला पार्ट है 25-26वें दिन क्लोज हो जाता है। अगर ये नहीं हो पाता तो ब्रेन वगैरह, स्पाइनल कोड वगैरह नहीं बन पाती। तो ये अपनी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया। इसके डायग्नोस अपने कैसे करते हैं, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का पता लगाने के लिए अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में।
अब इसमें बच्चे में जब अपने ट्रिपल टेस्ट वगैरह करते हैं तो इसमें जो अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल है वो ज़्यादा मिलेगा, जबकि डाउन सिंड्रोम में लो था। और जो एक एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, ये जनरली जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके जो टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, उसको तोड़ने के लिए एंजाइम्स होते हैं एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। अब ये एंजाइम भी तुम्हें ब्लड में देखने को मिलेगा। वाई? क्योंकि जो उसका नर्वस सिस्टम है, ये देखो, वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ। तो नर्वस सिस्टम अगर डेवलप नहीं होगा बच्चे का तो उसमें से ये एंजाइम्स वगैरह रिलीज़ हो जाएंगे, तो ये एंजाइम पॉजिटिव मिलेगा अपने को। इसका ट्रीटमेंट की बात करूँ तो एक ही ऑप्शन है, सर्जिकल क्लोजर। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? फोलेट रिच डाइट लेके मदर इसको क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकती है। नेक्स्ट आता है टॉपिक, वो है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जैसे आपको दिख रहा होगा, ये बच्चा है, यूट्रस से वो क्या होता है, अपने आप ही बाहर निकल जाता है, तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। जनरली ये होता है जब प्रेगनेंसी जो टाइम होता है वो लेस देन 20 वीक्स का होता है और बच्चे का वेट 300 ग्राम से कम होता है। अब इसका कारण क्या रहता है? तो इसमें बहुत सारे कारण है, जैसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, अगर बच्चे को डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम ऐसे कोई प्रॉब्लम है। मैटरनल एज, माँ की जब एज मोर देन 35 होती है तो उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। इन्फेक्शन में टॉर्च इन्फेक्शन अगर है मदर को, हार्मोनल इम्बैलेंस, मेटाबॉलिक डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ वगैरह है, या कोई रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है जैसे MRI वगैरह, CT स्कैन वगैरह, एक्सरे वगैरह, तो इनकी वजह से भी खतरा बढ़ जाता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का। अबॉर्शन दो तरीके का होता है, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो अपने आप ही हो जाता है, और इंड्यूस का मतलब जब अपने उसको इंड्यूस करवाते हैं, जानबूझ के अबॉर्शन करवाते हैं। स्पॉन्टेनियस दो तरीके का होता है, स्पोरिएडिक और रिकरेंट। स्पोरिएडिक मतलब वंस इन अ टाइम, रिकरेंट मतलब बार बार हो रहा है, जैसे कि इसके अंदर थ्रेटेंड हो सकते हैं या इनएबिटेबल हो सकता है। थ्रेटेंड मतलब जब रिस्क पता है कभी भी हो सकता है, इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने जनरली मेडिकल मैनेजमेंट देके, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वगैरह देके अपने इसको थ्रेट को कम कर सकते हैं। देन इनएबिटेबल मतलब होके ही रहेगा, इसको तो रोक ही नहीं सकते। नेक्स्ट है कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट में क्या होगा, बच्चा पूरा अबॉर्ट हो जाएगा। इनकम्प्लीट में पार्ट ऑफ गेस्टेशनल जो प्रोडक्ट होगा बच्चे का वो उसी में रह जाएगा, यूट्रस में। नेक्स्ट है मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको पता ही नहीं होता कि अबॉर्शन हो गया, लेकिन बच्चा अबॉर्ट हो चुका होता है। इसके अलावा इंड्यूस अबॉर्शन की अगर मैं बात करूँ तो दो तरीके का आता है इसके अंदर, लीगल और इलीगल। लीगल में MTP एक्ट के थ्रू करवाया जाता है, मेडिकल टर्मिनेसी ऑफ प्रेगनेंसी। देन इलीगल में जनरली अनसेफ होता है क्योंकि इसमें सेप्सिस का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है इसका जो डायग्नोस है वो अपने कैसे करते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का, जैसे उसका फिजिकल सिम्टम देख के उसका इसमें क्या होता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह करके पता चल जाता है। तो अपने इसमें थ्रेटन, अगर अपने को लगता है थ्रेटन अबॉर्शन होने वाला है तो प्रोजेस्टेरोन दे दिया जाता है, फिर वेट एंड वॉच किया जाता है। और अगर इनकम्प्लीट जैसे कोई पार्ट रिटेन रह गया तो उसको क्या किया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन से एक्सपेल किया जाता है या फिर डायलेटेशन कर दी जाती है यूट्रस की, उसके थ्रू बाहर आ जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ट्रेटोजेनेसिस। ट्रेटोजेनेसिस या फिर ट्रेटोजेनेसिटी, ऐसे भी 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, समथिंग दैट कोज बर्थ डिफेक्ट या एबनॉर्मेलिटी, यानी कि जब बच्चा वूम में डेवलप हो रहा होता है, जब उसमें किसी तरीके का डिफेक्ट आ जाता है तो उसको अपने ट्रेटोजेनिसिटी बोलते हैं। ड्यू टू ट्रेटोजेनिक कोई भी सब्सटेंस लेने से, जैसे एक्सपोजर करने से, क्या क्या माँ एक्सपोज करेगी जिससे बच्चे में ट्रेटोजेनिक इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो पहला है अल्कोहल, अगर मदर अल्कोहल लेती है तो बच्चे को फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाएगा। इसके अलावा टबैको प्रोडक्ट माँ अगर कंज्यूम कर रही है, विटामिन ए ये कम करता है, नॉन ट्रेटोजेनिक है। इसके अलावा अपना एंटीबायोटिक्स होगी। इसके अलावा कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं, या कोई मदर ड्रग कंज्यूम करती है। ड्रग्स में बेसिकली जैसे फिनेटोइन आ गई जिससे क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट होता है, तो कुछ ड्रग्स भी होती है जिसकी वजह से ट्रेटोजेनिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब जनरली अगर देखें अपने टाइमलाइन में तो ट्रेटोजेनिसिटी पैदा होने का सबसे ज़्यादा रिस्क होता है 18 से 60वें दिन तक। जब प्रेगनेंसी का 18वें से 60वां दिन होता है तो इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब बच्चे के वाइटल ऑर्गन्स बन रहे होते हैं उस टाइम पे इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है इन ड्रग्स का। इसके अलावा एक थैलिडोमाइड ड्रग्स आती है जो कि फोकोमेलिया क्रिएट करती है, मतलब उसमें बच्चे के जो हाथ पैर होते हैं वो सील जैसे बन जाते हैं, मछली की जैसे सील होती है वैसे डेवलप हो जाते हैं। तो ये अपना ट्रेटोजेनिक टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में जैसे आप पिक्चर देख के समझ ही रहे होंगे कि जो कपल है वो
इनेबल है, इनएबिलिटी है, वो कंसीव नहीं कर पा रहा आफ्टर 12 मंथ ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी। ये दो तरीके की होती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, एक भी बार कंसीव नहीं हुआ। सेकेंडरी का मतलब है पहले कंसीव हो चुका है लेकिन अब कंसीव नहीं हो रहा, जब भी वो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम ट्राई कर रहे हैं। देन आता है, एक होता है स्टेरिलिटी, एक इनफर्टिलिटी होती है, एक स्टेरिलिटी। इनफर्टिलिटी तो अभी बताया आपको 12 मंथ तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बाद भी कंसीव नहीं हो रहा, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी। जबकि स्टेरिलिटी क्या होता है, जब इनफर्टिलिटी का जो कारण है, कोज है, वो अपना ठीक ही नहीं हो सकता परमानेंट, यानी कि इसका इलाज, इनफर्टिलिटी का इलाज है लेकिन स्टेरिलिटी का कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि जब इनफर्टिलिटी का कारण ही रिवर्सिबल हो जाता है उसको स्टेराइल कपल बोलते हैं अपने। कारण क्या रहता है, तो कारण मेल फीमेल दोनों रह सकती है। मेल की अगर मैं बात करूँ तो मेल में जनरली स्पर्म काउंट कम हो जाता है या फिर स्पर्म की स्ट्रक्चर एबनॉर्मल हो जाती है, जिसकी वजह से मेल के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो फीमेल में जनरली फेलोपियन ट्यूब का ऑब्स्ट्रक्ट होना, या फिर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होना, या फिर वेजाइना में कोई एबनॉर्मेलिटी होना, या फिर कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। इसके अलावा कई बार इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हो जाती है, या फिर ओव्यूलेशन नहीं हो पाती, तो या फिर मदर की एज मोर देन 35 है तो रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा डायग्नोस कैसे करते हैं अपने जनरली इनफर्टिलिटी का, तो रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री ली जाती है, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीमेन एनालिसिस, हार्मोनल लेवल, ये सब चेक किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो अपने इनफर्टिलिटी को ठीक कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड डाइट। सबसे पहले दवाई से पहले आपको अच्छा खाना पीना खाना है, देन उनकी काउंसलिंग करनी है कि उनको बताना है हाई फर्टिलिटी पीरियड क्या होता है, इस टाइम आप ट्राई करोगे तो कंसीव होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आता है सर्जिकल कलेक्शन ऑफ ट्यूब। जैसे अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो उसको अपने को सर्जरी करके ही उसको ठीक करना पड़ेगा, तो जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग। फिर भी नहीं हो पाता तब अपने ART का यूज़ करते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें अपना गिफ्ट आता है, जिफ्ट आता है, या फिर IVF जो टेक्नोलॉजी आप सुनते हो, ये सब असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ में आते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है प्री नेटल टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने के हायर चांस है। प्री नेटल टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस क्या होता है, ये एक प्रोसीजर होता है प्री नेटल। इसमें जनरली क्या किया जाता है, जो मदर होती है उसके अंदर जो बेबी डेवलप हो रहा है उसको अपने को चेक करना है कि वो नॉर्मल है या नहीं है। तो अपने उसका क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जैसे, या कोई सैंपल टेस्ट लेते हैं अपने, या ब्लड सैंपल करवाते हैं। तो इससे अपने क्या कर सकते हैं, बच्चे के बारे में पता कर सकते हैं कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल हो रही है कि नहीं हो रही। तो इसमें दो तरीके के प्रोसीजर्स आते हैं प्री नेटल में, एक नॉन इन्वेजिव, एक इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव में एक टेक्निक आती है जिसको अपने बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। ये दिख रहा होगा आपको बच्चे की इमेज। तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू अपने क्या कर सकते हैं, बच्चे को विदाउट माँ को इन्वेजन किए, उसमें विदाउट कोई सिरिंज वगैरह लगाए, कोई भी अंदर ऑब्जेक्ट को डाले, अपने क्या कर सकते हैं, बाहर से ही अपना अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। जनरली 20 वीक मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, जिससे बच्चे के डेवलपमेंट का प्रॉपर पता चल जाता है। इसके अलावा जो इन्वेजिव प्रोसीजर है उसमें फिटोस्कोपी आती है, फिटल का सैंपल, मैटरनल ब्लड सैम्पलिंग आती है, क्रोनिक विलाई सैम्पलिंग आती है, एमनियोसेंटेसिस आता है। तो ये सब प्रोसीजर है जिसमें अपने क्या करते हैं, बच्चे का जो चेक करने के लिए बच्चा नॉर्मल है या नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उसके लिए अपने टेस्ट करवाते हैं। तो ये सब अपना ये एमनियोसेंटेसिस का प्रोसीजर है जो कि आपको दिख रहा होगा। जैसे इसमें अल्ट्रासाउंड चल रहा है, साथ में अपने सिरिंज डाल के एमनियोटिक फ्लूइड में क्या कर रहे हैं, एमनियोटिक फ्लूइड से सैंपल ले रहे हैं, जिससे अपने को बच्चे की जो फीटल सेल होती है वो भी देखने को मिल जाती हैं। तो वहाँ से अपने बहुत सारी जो भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं उसको अपने पता कर सकते हैं यहीं से ही। नेक्स्ट आता है मेंडेलियन थ्योरी। ये क्वेश्चन आने के भी ज़्यादा चांसेस है कि मेंडल की थ्योरी के अकॉर्डिंग इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इनहेरिटेंस आपको पता होगा, जो भी हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी ट्रेड्स होते हैं हमारे, वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो मेंडल ने अपने को 4 चीज़ों की बात की थी, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो अपने को इन पेपर में यही चीज़ें लिखनी है। ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करूँ तो अपने को पता है कि अपनी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 44 ऑटोसोम्स होते हैं, 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, या तो XX होगा या फिर XY होगा। तो उस पर अपने पहले पढ़ रहे हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ये जो 44X+Y या फिर XX वाले में से जो 44 है उनकी बात कर रहे हैं अपने, उनमें
ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ भी होती है और ऑटोसोमल रिसेसिव भी होती है। डोमिनेंट में अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखनी है एक तो हंटिंगटन डिजीज़ के बारे में, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल याद रखने हैं, यहाँ पे कुछ करना नहीं है आपको। अगर एक एक दो दो लाइनें आप लिख सकते हो तो वो आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट इसमें आता है इसमें वॉन बिलिडीन डिजीज़ भी आती है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ भी आती है। ये आप इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट में लिख सकते हो। और ऑटोसोमल रिसेसिव में जनरली आपने पढ़ा होगा फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्कोप्टोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। ये बीमारियां आपको पेपर में ज़रूर लिखनी है। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है, माउजी ऑर्डर आता है यूरिन का। यूरिन जो होता है वैसे सड़ा हुआ सा जो रैट होता है, चूहा होता है, वैसी बदबू मारता है यूरिन फिनाइल कीटोन्यूरिया में। एल्कोप्टोन्यूरिया में यूरिन आप रख दो सैंपल लेके, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद यूरिन ब्लैक हो जाएगा, तो उसको एल्कोप्टोन्यूरिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, जो सेल होगी अपनी आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिक्कल हीमोग्लोबिन में, जिसकी वजह से आरबीसी की शेप चेंज हो जाएगी, तो इसको सिक्कल सेल एनीमिया बोलेंगे। नेक्स्ट है थैलेसीमिया, जो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए चेन होती है, अल्फा चेन बीटा चेन, उसमें जब प्रॉब्लम आ जाती है, जब वो नहीं बन पाती तो उसको अपने थैलेसीमिया बोलते हैं। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्बिनिज़म, ये बीमारियां भी ऑटोसोमल रिसेसिव में आती है। तो आपको डोमिनेंट की जगह रिसेसिव को ज़्यादा जोर देना है, ये पेपर में जरूर लिखने हैं आपको, इनके बारे में दो दो लाइनें। नेक्स्ट आता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव और डोमिनेंट। तो डोमिनेंट में आपको बताता हूँ, सिर्फ आपको एक ही बीमारी याद रखनी है, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, यही पेपर में आपको लिखनी है एक्स लिंक डोमिनेंट में। तो डोमिनेंट में एक ही बीमारी याद रखनी है, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, इसके बारे में कुछ नहीं लिखना। नेक्स्ट है एक्स लिंक रिसेसिव, ये आपको पेपर में लिखनी है। इसकी ट्रिक जनरली है वाइज ABCDEFG। अब वाइज वाला तो याद नहीं करना, आपको AB याद रखना है। AB का मतलब हीमोफीलिया A एंड B, C का मतलब है कलर ब्लाइंडनेस, D का मतलब है डिस्ट्रोपी, एनी टाइप ऑफ डिस्ट्रोपी, और G का मतलब यहाँ पे है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी। तो आपको इतनी डिजीज़, एक हीमोफीलिया A एंड B, कलर ब्लाइंडनेस ABC और D, ये लगातार ABCD याद कर लेनी है। एक आपको G वाला यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी एनीमिया, तो ये आपको एक्स लिंक रिसेसिव मिलेंगे। तो पेपर में आपको क्या करना है, जब भी आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने बैठो तो पहले आपने इनहेरिटेंस का मतलब बताया, देन आपने लिखा डोमिनेंट, रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक। तो आपने को इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट में एक ही डिजीज़ याद रखनी है, वो है हंटिंगटन डिजीज़, और रिसेसिव में अपने को ये 4 डिजीज़ याद रखना है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्कोप्टोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ब्लड के डिसऑर्डर्स हैं। उसके अलावा जब अपने एक्स लिंक का लिखेंगे तो डोमिनेंट में एक ही डिजीज़ याद करनी है, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, नाम लिख देना है, छोड़ देना है। नेक्स्ट है एक्स लिंक रिसेसिव में आपको लिखना है हीमोफीलिया के बारे में, AB के बारे में, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, डिस्ट्रोपी के बारे में, और G6PD डेफिशिएंसी। तो एक एक दो दो लाइनें लिखोगे तो 4 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूटेशन। म्यूटेशन पे भी इसमें एक सेकेंड नाम से भी आता है एरर ऑफ ट्रांसमिशन, पेपर में एरर ऑफ ट्रांसमिशन भी लिखा आ सकता है, या म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है जब हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें परमानेंटली चेंजेस आ जाते हैं, तो उस टर्म को अपने म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन 2 तरीके का होता है, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये जनरली अपने जीन्स के लेवल पे बात कर रहे हैं म्यूटेशन की। तो जीन्स के लेवल पे क्या होता है, जब सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है, सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड, जैसे GCAT ऐसे कोई सीक्वेंस है, उसमें एक जो है न्यूक्लियोटाइड वो चेंज हो गया, जैसे AC में बदल गया या G में, कुछ भी ऐसा चेंज हो गया, तो उसको अपने बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट का मतलब क्या है, जैसे ACTC ऐसे सीक्वेंस है, उसमें से या तो कोई एक नया ऐड हो गया, जैसे A ऐड हो गया, तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा पढ़ने का इनका, या फिर उसमें से एक जो चीज़ है मान लो डिलीट हो जाए, जैसे ACT, ये इसमें से T डिलीट हो जाए तो भी सीक्वेंस अपना पढ़ने का अलग हो जाएगा, तो इसको अपने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलेंगे। अब अपने को सिर्फ एग्जांपल्स याद करने हैं इनमें। पॉइंट म्यूटेशन के एग्जांपल होते हैं सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। सिकल सेल एनीमिया आपको पता ही होगा, ग्लूटामिक एसिड वैलिन में कन्वर्ट हो जाता है। थैलेसीमिया चेन आगे नहीं बन पाती। एडिशन और डिलीशन में क्या क्या एग्जांपल लिख सकते हो, तो जो डिलीशन का एग्जांपल है वो तो है अपना सिस्टिक फाइब्रोसिस। उसमें क्या होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाते हैं CFTR जीन में, तो CFTR जो जीन है उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाएंगे तो पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाएगा। इसके अलावा क्रोन्स डिजीज़ आपने सुना होगा, IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में क्रोन्स डिजीज़ आती है, तो उसमें क्या होता है जनरली एक कारण ये भी होता है, जो साइटोसिन है वो एक एक्स्ट्रा आ जाता है इसके अंदर, जो जेनेटिक सीक्वेंस है जैसे ACT उसमें C एक्स्ट्रा आ जाता है, उसकी वजह से क्रोन्स डिजीज़ हो जाती है। तो ये म्यूटेशन में आपको जरूर एग्जाम्पल्स लिखने हैं, इससे आपको नंबर आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसके अलावा एक 2 क्वेश्चन और आते हैं इसमें, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स इन नर्सिंग एंड जेनेटिक काउंसलिंग। ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम से ही हैं,
इसमें अपने को सेम से तो नहीं है वैसे, इम्पोर्टेंट अलग अलग है, लेकिन मेनली अपने को क्या लिखना है, जैसे अपने जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो जेनेटिक्स पढ़ने का नर्सिंग में फ़ायदा क्या है, तो अपनों ने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं जेनेटिक्स में या जो भी डिजीज़ पढ़ी है, वो अपने को क्या होता है कि जितनी भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी जेनेटिक डिजीज़ेज़ हैं, उसकी एक तो नर्स को नॉलेज हो जाती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जनरली नहीं होती, सर्दी खांसी जुकाम हाइपरटेंशन इनकी तरह नहीं होती है, कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स होती है, एक नर्स को उसकी नॉलेज हो जाती है। दूसरा, वो पेशेंट को जेनेटिक काउंसलिंग दे सकती है अच्छे से, जब उसको पता होगा कि ये चीज़ कैसी हो रही है, इनफर्टिलिटी के बारे में ऐसे टॉपिक्स जब वो पढ़ती है तो उस अच्छे से पेशेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके डाउट क्लियर कर सकती है, अर्ली डायग्नोस कर सकती है जेनेटिक बीमारियों का एंड ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक बीमारियों का डायग्नोस ही नहीं हो पाता जनरली, तो वो बाद में पता चलती है। इसके अलावा प्री नेटल टेस्टिंग डायग्नोसिस की उसको नॉलेज होती है। इसके अलावा कई बीमारियां ऐसी होती है जो फैमिली से चली आ रही है, तो वहाँ पे जो पेडिग्री एनालिसिस होता है, पेडिग्री का जो चार्ट बनाया जाता है कि कोई भी फैमिली हिस्ट्री से कोई बीमारी आ रही है, तो वो अपने को यहाँ पे ईजिली पता चल जाती है। इसके अलावा जेनेटिक काउंसलिंग क्या होता है, जब कोई कपल अपने पास आता है या कोई भी पर्सन अपने पास आता है, वो ये जानना चाहता है कि उसके जो आगे वो मान लो अपने बेबी पैदा करना चाहते हैं या कंसीव करना चाहते हैं, शादी कर रहे हैं आगे, तो उनके बच्चे हेल्थी हों, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो लोग क्या कराते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग करवाते हैं। जनरली जेनेटिक काउंसलिंग किन के लिए होती है, जो एक तो जिनकी मदर की एज काफ़ी हो चुकी है, जैसे 35 ईयर से अबव है मदर, तो अगर वो बच्चे पैदा करना चाहती है, तो अगर बच्चे को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए उसको जेनेटिक काउंसलिंग करवानी चाहिए। या फिर इंडिकेशन में आप और क्या लिख सकते हो, जैसे कि जो मदर है उसके अंदर पहले से मान लो उसके जो पहले बच्चे हुए थे उनमें कोई ना कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन था, या फैमिली में हिस्ट्री ऐसी है, या डॉक्टर ने कहा है कि हाई रिस्क पे है, यानी कोई ना कोई फिजिकल सिम्टम ऐसे आ रहे थे, वो हाई रिस्क है, तो ऐसे सब केसेस में अपने को जेनेटिक काउंसलिंग करवानी पड़ती है पेशेंट की। इसमें सब कुछ वही होता है, पेशेंट को अच्छे से उसकी जांच की जाती है, प्री नेटल टेस्टिंग डायग्नोसिस चलते हैं, उसको एक्सप्लेन किया जाता है, ये सब कुछ इसमें बताया जाता है, एज अ नर्स अपने उसको एक्सप्लेन करते हैं। और इसके अलावा अपना एक लास्ट क्वेश्चन बनता है जो कि है जीन थेरेपी, ये भी पेपर में आता है, काफ़ी बार रिसेंटली रिपीटेड हो रहा है। जीन थेरेपी में अपने बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो भी अपना जीन है बॉडी का, जब भी वो ख़राब हो जाता है तो उसको ट्रीट करना है, डिजीज़ को प्रिवेंट करना है, क्योर करना है, तो इसके लिए अपने जीन थेरेपी का यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली करते क्या, दो काम होते हैं जीन थेरेपी में, या तो नई कॉपी जीन डाल दिया जाता है, जैसे सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें कोई जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, इसमें से कोई जीन है ना ख़राब हो गया, तो अपने क्या कहते हैं, बाहर से एक नया जीन डाल देते हैं, तो वो नई जीन को उसने रिप्लेस कर लिया। दूसरा रिप्लेसमेंट, कोई भी डिफेक्टिव जीन है या कोई जीन है ही नहीं बॉडी में, इसके एग्जाम्पल्स क्या है जीन थेरेपी के, तो इसके एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और ल्यूकेमिया, इनका इलाज अपने जीन थेरेपी से कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले जो ट्रायल हुआ था जीन थेरेपी का, वो एक लड़की पे हुआ था जिसका नाम है अशांति दे सिल्वा। इसका जन्म 1986 में हुआ था, लगभग उसके जन्म के 2-3 साल के अंदर उसको एक बीमारी डायग्नोस हुई जिसका नाम है स्किड, सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो उसको क्या हो गया, ये बीमारी होगी जिसमें इम्यूनिटी उसकी बिल्कुल ही वीक होगी। क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी में एक एंजाइम डेफिशिएंसी थी, एडिनोसिन डी एमिनेज। ये जो एंजाइम है जनरली टी सेल को मैच्योर करवाने में हेल्प करता है। जब इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो उसमें इम्यूनो डेफिशिएंसी पैदा होगी। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने क्या किया, रेट्रोवायरल अप्रोच के थ्रू एडीए जीन को, मतलब वायरस, एचआईवी जो वायरस होता है उसके थ्रू अपने ने एडीए जीन को इंसर्ट किया और बॉडी में इंसर्ट करवा दिया। उससे फिर क्या हुआ, जो ये एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम था नहीं बन रहा था, वो बनने लग गया, और जैसे ही बनने लग गया तो उस पेशेंट की जो वो लड़की थी वो ठीक हो गई, और वो काफ़ी साल और जिया उसने, नहीं तो वो मर जाती इस बीमारी की वजह से। तो जीन थेरेपी के ऐसे सबसे पहला जो ट्रायल हुआ था वो अशांति देश सिल्वा पे हुआ, तो आप ये पेपर में इतना लिख सकते हो। और इसका इलाज हीमोफीलिया सिकल जैसी डिजीज़ में हो रहा है। तो ये अपने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर लिए, जैसे कि जीन थेरेपी है, अपना इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक नर्सिंग है, जेनेटिक काउंसलिंग है, देन म्यूटेशन, इसके अलावा मेंडेलियन इनहेरिटेंस, और अपना प्री नेटल एंड टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस, और अपना इनफर्टिलिटी टॉपिक, नेक्स्ट अबॉर्शन, और फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और डाउन सिंड्रोम। तो टोटल ये मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, इसके अलावा भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अच्छी लगी वो वीडियो तो थोड़ा लाइक वगैरह कर दीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक बताइए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू।